हर्षित शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन फिलहाल छुट्टियों में वो गांव में अपने घर पर अपनी मम्मी के साथ रह रहा था। मम्मी, मेरे क्रिकेट वाला सामान कहाँ रखा है? अब छुट्टियों में रोजाना दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलूंगा। अरे यही कहीं रखा होगा, मुझे याद नहीं है, ढूंढ ले तो। अच्छा ठीक है। हर्षित क्रिकेट का सामान ढूंढने स्टोर रूम में चला जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी हर्षित की नजर एक संदूक पर पड़ती है। हर्षित खुद से कहता है, लगता है सारा सामान संभाल कर मम्मी ने इस संदूक में रख दिया होगा। तभी हर्षित संदूक के पास जाता है और उसे खोलने ही वाला होता है कि अचानक रानी उसका हाथ पकड़ लेती है। बेटा, इसे मत खोल, इसमें कुछ नहीं है। क्या हुआ मम्मी, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? बेटा, कहा ना, इस संदूक में तेरा सामान नहीं है। तो फिर कहाँ है? सारा घर तो देख लिया मैंने। वो मेरी अलमारी में रखा है, मैं तुझे निकाल कर दे दूंगी। ऐसे हर सामान को खोल खोल कर मत देखा कर, तेरे काम का इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है मम्मी, नहीं खोलता। हर्षित स्टोर रूम से बाहर चला जाता है और रानी अचानक से संदूक खुलने से घबरा क्यों गई थी? आखिर क्या कारण था? उसी रात हर्षित अपने कमरे में सो रहा था, तभी एक लंबे बालों वाली औरत का काला साया वो संदूक को उठाकर भागने लगता है, लेकिन हर्षित उसे पकड़ लेता है। उसके चेहरे को देखकर हर्षित की चीख निकल जाती है और तभी हर्षित की आँख खुल जाती है। हे भगवान, इतना भयानक सपना था सच में, पर आखिर मुझे उस संदूक का सपना क्यों आया और वो साया किसका था? हर्षित उस संदूक के बारे में सोचकर बेचैन होने लगा था। न जाने इसका क्या कारण था। मुझे अभी जाकर देखना होगा कि आखिर उस संदूक में है क्या और मम्मी संदूक को देखकर डर क्यों गई थी। हर्षित चुपके से स्टोर रूम में पहुंच जाता है और जैसे ही वो संदूक खोलता है, उसके अंदर एक लाल रंग की बड़ी सी पोटली थी, जिसके ऊपर काले धागे से गांठ लगाई हुई थी। अरे ये क्या, इसमें तो ये बड़ी पोटली है और इसे ऐसे धागे से क्यों बांध रखा है? हर्षित उस पोटली को खोलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हर्षित की मम्मी को एक डरावना सपना आ रहा था और सपने में उसे किसी और औरत की आवाज सुनाई देती है। मौत का साया, मौत का साया। और तभी रानी घबराकर उठ जाती है। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती है और लैंप की लाइट जग-बुझ करने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो अच्छा संकेत नहीं है। वहीं स्टोर का रूम का दरवाजा, खिड़की भी बार बार हवा से हिल रहे थे और लाइट भी बार बार बंद हो रही थी। लगता है मौसम खराब हो गया है, पर ये अचानक से लाइट को क्या हो गया? तभी रानी भागती हुई स्टोर रूम में जाती है और देखती है कि हर्षित ने पोटली से सारा सामान बाहर निकाल लिया था। रानी चिल्लाकर कहती है, नहीं हर्षित, ये क्या किया तूने? क्या मम्मी, आप इतना डरी हुई क्यों हैं? तुझे बोला था ना, इस संदूक से दूर रहना। क्यों खोली तूने ये संदूक? पर इसमें तो कुछ भी नहीं है, देखो सिर्फ ये लहंगा, चोली और चूड़ियां हैं, पर ये तो काफी पुराने और राजसी लग रहे हैं। बेटा, ये तूने क्या कर दिया? ये सामान इस पोटली से बाहर नहीं निकालना था। अब क्या होगा? लेकिन क्यों? ऐसा क्या है इसमें? क्या हो गया? अभी तक भी बहुत तेज हवाएं चल रही थी और दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से हिल रहे थे। बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हे भगवान, देख यहाँ क्या हो रहा है घर में। मम्मी कुछ नहीं है, मौसम खराब है, अब हवा से तो ये सब होगा ही। नहीं बेटा, ये सब संदूक खुलने की वजह से हो रहा है। ओहो मम्मी, आप भी ना, ये वहम है आपका। ये सामान पवित्र नहीं है और इसीलिए बाबा जी ने इसे पवित्र धागे से बांधकर पोटली में रखा हुआ था, पर तूने खोल दिया। क्या मजाक है मम्मी, ऐसा था तो फिर आपको इस संदूक पर ताला लगा कर रखना चाहिए ना मम्मी। तुझे क्या लगता है मैंने ताला नहीं लगाया होगा? लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी इस पर कोई ताला नहीं लगता, हर ताला टूट जाता है। सिर्फ ये पवित्र धागा ही से बांध कर रख रहा था। आप भी ना, ये बाबा के चक्कर में पड़कर अंधविश्वासी हो गई हैं। तभी अचानक शांति छा जाती है, लेकिन क्या ये शांति हमेशा रहने वाली थी? ये तो आगे ही पता लगेगा। ठीक है, अब तू जा और सो जा, खबरदार जो दोबारा यहाँ आया तो। ठीक है मम्मी, नहीं आऊँगा। मैं स्टोर रूम के दरवाजे पर ताला लगा रही हूँ। हाँ ये सही है। हर्षित वहाँ से चला जाता है और रानी जल्दी से वो सामान वापस पोटली में डालकर उसी धागे से बांधकर संदूक में वापस रख देती है। अगले दिन हर्षित बाथरूम में नहाने जाता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं आ रहा था। ओहो, अब पानी क्यों नहीं आ रहा? लगता है नल खराब हो गया है। मम्मी के कमरे में नहाने जाता हूँ। हर्षित वहाँ से रानी के कमरे में जाता है। रानी कुर्सी पर बैठकर भगवत गीता पढ़ रही थी।
मम्मी, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। मैं आपके वाले बाथरूम में नहा रहा हूँ। हाँ बेटा, नहा ले। चप्पल पहनकर ही नहाना, फर्श पर पैर फिसलते हैं। ठीक है। हर्षित रानी के बाथरूम में नहाने चला जाता है। थोड़ी देर में हर्षित नहाकर निकलता है और फर्श पर उसकी गीली चप्पलों के निशान पड़ जाते हैं। मम्मी, मैं नहा लिया, अब आप नाश्ता बना दो। हाँ बेटा, अभी बनाती हूँ। हर्षित अपने कमरे में चला जाता है और तभी रानी देखती है कि हर्षित की चप्पलों के निशान के साथ साथ किसी और के भी पैरों के निशान जा रहे थे। रानी घबरा कर कहती है, हे भगवान, ये क्या, ये किसके पैरों के निशान हैं? ये देखकर रानी बहुत डर जाती है, लेकिन वो हर्षित से कुछ भी नहीं कहती। और थोड़ी देर में हर्षित और रानी नाश्ता करने लग जाते हैं। क्या हुआ मम्मी, आप मुझे परेशान लग रही हैं? नहीं बेटा, कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप ठीक थी, पर अभी थोड़ा घबराई हुई लग रही हैं। कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो आप दवाई ले लो। हाँ, ले लूंगी। दोपहर के वक्त हर्षित अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर मूवी देख रहा था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। हाँ मम्मी, क्या हुआ? आ रहा हूँ। कोई जवाब नहीं आता, लेकिन दरवाजे पर दोबारा तेज दस्तक होती है। आ रहा हूँ, 1 मिनट। हर्षित जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ दरवाजे पर कोई नहीं था। अरे, ये क्या? लगता है मम्मी चली गई। जाकर पूछ लेता हूँ, कोई काम ना हो। हर्षित अपनी मम्मी के कमरे में जाता है। मम्मी, क्या कह रहे थे आप? मतलब? कब? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अभी आपने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया ना, कुछ काम था क्या? लेकिन बेटा, मैं तो तब से अपने कमरे में ही हूँ, मैंने तो कोई दरवाजा नहीं खटखटाया। तो फिर मुझे दरवाजा खटखटाने की आवाज। रानी ये सुनकर फिर से घबरा जाती है और उसे पता लग गया था कि घर में गड़बड़ होना शुरू हो गई है। वो बेटा, कई बार दरवाजे की नट की आवाज आ जाती है, चिंता मत कर, मेरे दरवाजे पर भी आती है, पुराने हो गए हैं ना दरवाजे। अच्छा ठीक है। हर्षित वापस जाने लगता है और तभी रानी को दीवार पर हर्षित की परछाई के साथ एक और परछाई चलती हुई दिखाई देती है। हर्षित, रुक जा। तभी वो परछाई भी गायब हो जाती है। क्या हुआ मम्मी? बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे कुछ गलत तो नहीं लग रहा? नहीं मम्मी, मुझे क्या होना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है। हर्षित वहाँ से चला जाता है और रानी बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। जिस चीज का डर था वही हुआ, लेकिन मैं हर्षित को कुछ नहीं बता सकती। मुझे जल्दी से कुछ उपाय करना होगा। उसी रात हर्षित अपने कमरे में सो रहा था और रात के 1 बजे हर्षित के दरवाजे पर फिर से तेज दस्तक होती है और हर्षित की नींद खुल जाती है। ओहो, इस दरवाजे ने भी परेशान कर रखा है, क्या है? तभी उसके दरवाजे का हैंडल भी हिलने लगता है, जैसे कोई दरवाजा खोलना चाहता हो। अरे, हैंडल भी हिल रहा है, लगता है इस बार तो पक्का कोई दरवाजे पर है। हर्षित दरवाजे के पास जाता है। अभी तक दस्तक होना बंद नहीं हुई होती। मम्मी, आप हो क्या? कोई जवाब नहीं आता। हर्षित जैसे ही दरवाजा खोलता है, देखता है कि दरवाजे पर कोई नहीं था। वो कमरे से बाहर झांकता है तो उसे एक परछाई जाती हुई दिखाई देती है। अरे, ये किसकी परछाई है? लगता है घर में कोई चोर घुस गया है। हर्षित चुपके से परछाई का पीछा करता है और तभी उसे स्टोर रूम के अंदर से कुछ आवाज आती है। लगता है वो चोर स्टोर में छुप गया है, लेकिन स्टोर पर तो मम्मी ने ताला लगाया था, तो वो अंदर कैसे गया? हर्षित स्टोर रूम के पास जाता है और देखता है कि दरवाजे पर ताला नहीं है। हर्षित स्टोर रूम का दरवाजा खोलने ही वाला था। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हर्षित ने स्टोर में रखी संदूक खोल दी थी, जिससे घर में बहुत अजीब चीजें होने लगी थी। हर्षित को इसका आभास नहीं हो रहा था, लेकिन हर्षित की मम्मी रानी को सब कुछ दिखाई दे रहा था। वही रात में हर्षित को एक परछाई स्टोर रूम की तरफ जाते हुए दिखाई देती है और हर्षित उसका पीछा करते हुए स्टोर रूम तक पहुंच जाता है। अब आगे हर्षित जैसे ही दरवाजा खोलने वाला था, तभी पीछे से रानी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। ये क्या कर रहा है बेटा? तुझे बोला था ना यहाँ नहीं आना। पर मम्मी, मैं यहाँ यूं ही नहीं आया था, अंदर कोई चोर घुस गया है और देखो ताला भी नहीं लगा है। तो ताला तूने ही तोड़ा होगा। नहीं मम्मी, कसम से मैंने नहीं तोड़ा, मैंने अंदर किसी को जाते देखा है। कोई नहीं है अंदर, तू यहाँ से दूर हो जा। लेकिन मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे दरवाजे पर फिर से दस्तक हो रही थी और हैंडल भी हिल रहा था। तुझे बोला था ना, यहाँ के दरवाजे पुराने हैं, ऐसी आवाजें आती रहती है। लेकिन मैंने किसी की परछाई को यहाँ अंदर जाते हुए देखा है मम्मी, एक बार मुझे अंदर चेक करने दो। बिल्कुल नहीं, तू अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर अंदर कोई चोर हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? तभी हर्षित जबरदस्ती स्टोर रूम का दरवाजा खोल देता है और देखता है कि अंदर संदूक खुली हुई है और सारा सामान बाहर बिखरा हुआ था।
देखो मम्मी, सारा सामान बिखरा हुआ है। रानी ये देखकर हैरान हो गई थी। तू जा यहाँ से, मैं इसे अपने आप रख दूंगी। मुझे चेक करने दो अंदर कौन है। हर्षित स्टोर रूम में यहाँ वहाँ चेक करने लगता है और रानी भी उसके साथ थी। और तभी रानी देखती है कि एक बड़ी सी अलमारी हर्षित के ऊपर गिरने वाली थी और पीछे काला साया भी दिखाई दे रहा था। रानी चिल्लाती है, आह हर्षित, साइड हो जा, आह। और तभी रानी जोर से चिल्लाते हुए अपने बेटे को धक्का दे देती है और अलमारी नीचे गिर जाती है। तभी रानी रोने लग जाती है। बेटा चल यहाँ से, तुझे मेरी कसम है, बहुत हो गया। रानी और हर्षित स्टोर रूम से बाहर निकल जाते हैं और वहीं अंदर उस सामान में से खून निकलने लग जाता है। अगली सुबह, बेटा मेरे साथ चल, मुझे बाबा जी के पास जाना है। लेकिन क्यों मम्मी, आप क्यों बाबा के चक्कर में पड़ी रहती हैं? बस चल, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। तो रानी अपने बेटे के साथ बाबा जी के पास पहुंच जाती है। बेटा तू यहीं बाहर रुक, मैं बाबा जी से बात करके आती हूँ। हर्षित वहीं बाहर पेड़ के पास बैठ जाता है और रानी बाबा के पास चली जाती है। बाबा जी, बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो जो सामान को आपने पवित्र धागे से बांधकर पोटली में रखा था, उसे मेरे बेटे ने गलती से खोल दिया। ये क्या अनर्थ कर दिया? तुम जानती हो ना, वो सामान मौत का सामान है। अब मैं क्या करूं बाबा जी, मुझे घर में हर वक्त मेरे बेटे के पीछे साया दिखाई देता है और कल रात तो उसने मेरे बेटे पर अलमारी गिराने की भी कोशिश की। अब वो साया यहाँ तो तुम्हारे बेटे का पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम जल्दी से जल्दी अपने बेटे को यहाँ से भेज दो। ठीक है बाबा जी, लेकिन उसकी रक्षा के लिए कुछ तो कीजिए बाबा जी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ। ये ताबीज उसके गले से निकलना नहीं चाहिए और उसे उस महल से दूर रखना, समझी? ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद बाबा कुछ मंत्र पढ़कर एक ताबीज रानी को दे देते हैं और ताबीज लेकर रानी और हर्षित दोनों घर आ जाते हैं। बेटा, बाबा जी ने ये ताबीज दिया है, इसे हर वक्त अपने गले में डाल कर रखना है। क्या मम्मी, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। तू ना कर, मैं तो करती हूँ, बहस मत कर, ये पहन ले। रानी वो ताबीज अपने बेटे के गले में डाल देती है। और एक बात कहनी है। हाँ बताओ मम्मी। अब तू यहाँ मत रह बेटा, तू वापस शहर चला जा। मम्मी अभी जाकर क्या करूँगा? मेरे दोस्त भी नहीं आए होंगे और आप मुझे भेज क्यों रही हैं? बस अब मैं तुझे हर बात नहीं बता सकती। तभी हर्षित का फोन बजता है। ये उसके दोस्त सागर की कॉल थी। मम्मी, मेरे दोस्त सागर की कॉल है, बात करके आता हूँ। थोड़ी देर में हर्षित सागर से बात करके वापस आ जाता है और वो खुश लग रहा था। मम्मी, आपकी इच्छा पूरी हो गई। मैं समझी नहीं। आप चाहती थी ना मैं जल्दी चला जाऊं, तो अब मैं जा रहा हूँ। वो तो ठीक है, पर अचानक से कोई प्लान बन गया क्या? मम्मी, वो सागर का फोन आया था, हम सब दोस्त कहीं घूमने जाने वाले हैं। हाँ अच्छी बात है, ये तो थोड़ा घूम आओ। वैसे भी एक हफ्ते में छुट्टियाँ खत्म ही हो जाएगी। हाँ मम्मी, तो मैं तैयारी कर लेता हूँ, आज ही सागर मुझे लेने आ जाएगा शाम को। ठीक है, कर ले। वैसे कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, उसे थोड़ा सा ऐतिहासिक जगह पर जाने का शौक है, तो वो कह रहा था कोई महल में जाकर आना है। ये बात सुनकर रानी एकदम से सुन्न पड़ जाती है। क्या कहा तुमने? महल? कौन सा महल? पता नहीं, उसने बोला कि यहीं आसपास है और उसके बाद हम आगे कुछ जगह पर भी जाएंगे। फोन पर ज्यादा बात नहीं हुई है। महल के नाम से ही रानी बहुत घबरा जाती है। नहीं बेटा, हरगिज नहीं, तू किसी भी महल के बारे में सोचेगा भी नहीं। जाना तो दूर की बात है। लेकिन क्यों मम्मी? ऐतिहासिक जगह पर तो मजा आता है जाकर देखने में कि क्या होता है वहाँ। तुझे कह दिया ना, ये पुराने महल बिल्कुल भी शुभ नहीं होते हैं, इनसे दूर ही रहना चाहिए। मम्मी, वो सब अंधविश्वास है, डरपोक लोगों ने बनाई है कहानियाँ, पर मैं डरपोक नहीं हूँ। कह दिया ना, नहीं जाना है और इस बारे में कभी कोई बात नहीं करेंगे और ना तू महल में जाएगा, समझा? ठीक है मम्मी। अभी मेरे सामने फोन करके सागर को मना कर दे। ठीक है, मैं सागर को मना कर देता हूँ। हर्षित अपनी मम्मी के सामने ही सागर को फोन करके मना कर देता है। और अपनी पैकिंग कर ले, तू आज ही शहर चला जा, हफ्ता ही बाकी है। ठीक है मम्मी। हर्षित अपना सामान पैक करता है और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकल जाता है। रास्ते में वो अपने दोस्त सागर को फोन करता है कॉल पर। हाँ, मुझे तेरा मैसेज मिल गया था, तू जानबूझकर आंटी के सामने मना करने का नाटक कर रहा था। हाँ यार, मम्मी थोड़ा डर रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब बता, कहाँ है तू? बस मैं 1 घंटे में शहर पहुंच जाऊंगा और वहीं कॉलेज के बाहर मिलते हैं। ठीक है, मैं हिमानी और यशिका को भी पिक कर लेता हूँ, उन्होंने भी तैयारी कर ली है। ठीक है।
1 घंटे बाद सागर अपनी कार में हिमानी और यशिका के साथ कॉलेज के बाहर पहुंच जाता है, जहां हर्षित पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। हे हर्षित, कैसे हो? हाय सागर। हेलो, मैं ठीक हूँ, तुम सब कैसे हो? बस तुम्हें देखकर और अच्छी हो गई हूँ मैं तो। अरे यार आ जा, जल्दी बैठ जा। हर्षित उन सब के साथ कार में। क्या हुआ हर्षित, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में अभी मेरा कहीं जाने का मन नहीं था। क्यों, तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम मिले हैं। तुम मुझसे मिलकर खुश नहीं हो? ये बात नहीं है ईमानी। चल बता, फिर क्या बात है, शुरू हो जा। बस वो मम्मी बार बार महल में जाने के लिए मना कर रही थी। उन्हें डर है कि वहाँ कोई भूत या साए होते हैं, तो झूठ बोलना पड़ा उनसे मुझे। हाँ, भूत तो होते हैं, मैंने भी सुना है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि हमें वहाँ जाना भी चाहिए या नहीं। अरे कुछ नहीं होता हर्षित, ऐसी जगह एक्सप्लोर करने में तो मजा आता है। हाँ, मुझे तो यही सुनकर ही बहुत मजा आ रहा है। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और डरावना भी। थोड़ी देर बाद वो चारों महल तक पहुँच जाते हैं। वो काफी पुराना और बड़ा महल था। ओहो, ये महल तो काफी खंडर हो चुका है। हाँ, कितना गंदा लग रहा है और काफी सुनसान भी है। डर लग रहा है क्या? नहीं, चलो अंदर। चारों महल की तरफ आगे जाते हैं और लोहे का बड़ा दरवाजा खोलते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा बगीचा था, जिसमें काफी ऊंची झाड़ियाँ और पेड़ पौधे थे। ये बगीचा तो काफी बड़ा है, लेकिन ये सब बंजर हो चुका है। हाँ, सूखी झाड़ियाँ और पेड़ ही रह गए हैं। वो चारों महल की तरफ आगे बढ़ते हैं और तभी उन सबको बगीचे के झाड़ियों के बीच में से कुछ हिलने की आवाज आती है। कौन है? हेलो, कोई है क्या? कहीं कोई जानवर ना हो। संभल कर। तभी झाड़ियाँ जोर जोर से हिलने लगती है और सूखे पत्तों की तेज आवाज आती है और काला कपड़ा ओढ़े कोई झाड़ियों के बीच में से खड़ा हो जाता है और उन चारों की डर के मारे आंखें फटी की फटी रह जाती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि संदूक खोलने के बाद से रानी को घर में साया दिखाई देने लगा था और वो साया ज्यादातर हर्षित के पीछे ही होता था, लेकिन हर्षित को इस बात की भनक भी नहीं थी। हर्षित की मम्मी ने उसे किसी भी महल में जाने से सख्त मना किया था, लेकिन हर्षित ने झूठ बोला और वो अपने दोस्तों के साथ महल में जाने के लिए निकल पड़ा था, जहाँ झाड़ियों में उन्हें कुछ भयानक दिखता है। अब आगे। कौन हो तुम? चद्दर हटाओ, दिखाओ कौन हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी वो आदमी अपनी चद्दर हटाता है। वो एक बूढ़ा माली था। मुझसे क्यों डर रहे हो तुम लोग? मैं यहाँ का माली हूँ। अच्छा, ऐसे चद्दर ओढ़ रखी थी, आपने तो डरा ही दिया बाबा। लेकिन इस वक्त आप झाड़ियों के बीच क्या कर रहे थे? मैं यही रहता हूँ, मेरा काम करने का कोई समय नहीं है। अगर आप यहाँ की रखवाली करते हैं तो इन बगीचे की हालत इतनी खराब कैसे है? मुझसे सवाल जवाब मत करो, मैं इस महल में बरसों से हूँ। लेकिन बाबा, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आपसे तो क्या ही काम होता होगा। ये लड़की, मेरे बाप दादा ने बरसों इस महल के बगीचे की सेवा की है और मैं भी मरते दम तक यही करूँगा। वो तो हम देख ही रहे हैं कि आप कैसी सेवा कर रहे हैं। हाल तो देखो यहाँ का। मेरा मजाक उड़ाता है। हाँ, ये तू अच्छा नहीं कर रहा लड़के। ओह अच्छा, क्या कर लेंगे आप? बस बस शांत हो जाओ। बाबा जी, हम आपको नाराज नहीं करना चाहते, हम तो बस महल में घूमने आए थे। ये महल घूमने की जगह नहीं है, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। क्या मतलब है आपका बाबा जी? आप भी तो महल में ही रहते हैं। मेरा इस महल से बरसों का रिश्ता है, यहाँ रहने वाले मुझे कुछ नहीं कहते। यहाँ रहने वाले मतलब महल में कोई रहता है क्या? हाँ, बिल्कुल रहते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं है। क्या मतलब है आपका? यहाँ भूत रहते हैं क्या? उन्हें भूत नहीं बोलते। जाकर देखो, अपने आप समझ जाओगे। ये सुनकर हिमानी थोड़ा डर जाती है। हर्षित, मुझे तो लगता है हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। ओहो हिमानी, अब तुम डरो मत,
अब इस पागल बाबा की बातों में आओगी क्या? तो मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? तो ठीक है, जाओ अंदर, आराम से घूमो। इतना कहकर वो माली वापस अपनी चादर ओढ़कर झाड़ियों में गायब हो जाता है और वो चारों महल की तरफ चलने लगते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये माली झाड़ियों में कर क्या रहा है? छोड़ ना यार, तू भी उसको इतना नोटिस मत कर। चल गेट खोल। मैं नहीं खोलूंगा महल का गेट, मुझे डर लगता है। अरे डर लगता है तो आना ही नहीं चाहिए था तुझे। तभी हर्षित धक्का देकर महल का दरवाजा खोलता है। धूल से उन सबको खांसी आने लगती है। ओहो, कितना गंदा है ये। अब तो मुझे लग रहा है कि हमें आना ही नहीं चाहिए था। तो क्या हुआ, ये महल इतने सालों से बंद है, गंदा तो होगा ही। लेकिन ये बाबा तो कह रहा था कि वो इस महल में ही रहता है। वो झूठ बोल रहा होगा या साफ नहीं करता होगा महल को। मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। अगर कोई रहता होता तो ऐसा हाल थोड़ी ना होता है। लेकिन माली ने ये भी बोला कि यहाँ इंसान नहीं रहते। ओ देवी जी, हाथ जोड़ती हूँ, बस भी करो। तुम खुद इतना डर रही हो, हमें और डराओगी। चारों लोग धीरे धीरे अंदर आते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। फाइनली हम महल में आ ही गए। अब जिसको जहाँ जाना है जा सकता है। अच्छे से घूमो, सब देखो। हाँ, अब तो ये महल हमारा ही है। लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी हर्षित, मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है, चलो फिर ऊपर चलते हैं। तुम दोनों ऊपर जाओ, हम तो यही हैं। हिमानी और हर्षित सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। तभी हिमानी प्यार से हर्षित का हाथ पकड़ लेती है। कितना अच्छा लग रहा है ना तुम्हारा हाथ पकड़कर, एक सुकून सा मिलता है। हाँ मुझे भी। पहली बार मौका मिला है तुम्हारे साथ किसी जगह पर आने का, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। पहली बार है लेकिन आखिरी बार नहीं। अब हम थोड़े टाइम में तो शादी कर ही लेंगे और फिर हर जगह साथ जाएंगे। हाँ, न जाने कब आएगा वो दिन। यहाँ वो दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे और उनकी इन बातों से महल की एक दीवार में से खून बहने लग जाता है। हर्षित, आगे तो काफी अंधेरा है, चलो ना वापस चलते हैं। अरे डर क्यों रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हम यहाँ महल देखने आए हैं, वापस जाने नहीं। अच्छा, फिर मेरा हाथ पकड़ के रखना, छोड़ मत देना। नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा आगे जाने पर हिमानी और हर्षित देखते हैं कि एक दरवाजे के नीचे से पीली रोशनी दिखाई दे रही है। अरे ये क्या, यहाँ से रोशनी क्यों आ रही है? वही तो मैं सोच रही हूँ। चलो खोल कर देखते हैं। हर्षित दरवाजा खोलता है लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। लगता है ये जाम हो गया है। हिमानी तुम थोड़ा पीछे हटो, मैं धक्का देकर खोलता हूँ। हिमानी थोड़ा पीछे हट जाती है और हर्षित दरवाजे को धक्का देकर खोलता है। वो देखता है कि एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें जगह जगह मशालें जल रही थी। ये क्या, इस कमरे में इतनी सारी मशालें कैसे जल रही है? शायद उस माली ने जलाई होंगी। लेकिन ये दरवाजा तो जाम था, जब तुमसे ही जल्दी से नहीं खुला तो वो कैसे खोलता होगा? हिमानी ये पुराने दरवाजे हैं, कभी कभी ऐसे ही जाम हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। दोनों उस बड़े से कमरे में यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। वहाँ सामने एक दीवार पर बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था। देखो कितना बड़ा पर्दा है और कितनी सारी संदूकें हैं यहाँ पर। लगता है खजाना है कोई। वो तो खोलने पर ही पता लगेगा। तभी हिमानी देखती है कि हर्षित के पीछे एक साया उमड़ रहा है और हिमानी जोर से चीख मारती है। आह! ये क्या है तुम्हारे पीछे? क्या है, कुछ भी तो नहीं है। हर्षित जैसे ही घूमता है वो साया गायब हो जाता। मैंने अभी तुम्हारे पीछे एक साया देखा। अच्छा, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगा? नहीं नहीं, सच में मैंने एक साया देखा। अरे यहाँ पर जगह जगह आग जल रही है, तो परछाई पड़ रही होगी ना मेरी। नहीं नहीं, वो बहुत अलग था, वो तुम्हारी परछाई नहीं थी। ओहो, तुम रहने दो। तुम जब से महल में आई हो डर ही रही हो, इसलिए तुम्हें ये सब दिखाई दे रहा है। वहीं सागर और याशिका महल के दूसरे बहुत से बड़े कमरे में घूम रहे थे और वहाँ भी बहुत सी किताबें और कुछ पुरानी कीमती सामान थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ये कमरा किसी रानी राजा का था या कोई स्टोर रूम? हाँ, यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा है, न जाने क्या है। लेकिन पहले जमाने में भी स्टोर रूम होते थे क्या? हाँ, तुम भी कैसे पागलों वाली बातें करती हो, सब होता था पहले भी। हाँ, फिर तो ये स्टोर रूम ही लग रहा है, तभी तो सामान से भरा हुआ है और साथ में इतना बड़ा भी है। चलो आज एक एक सामान, एक एक अलमारी सब खोल कर देखते हैं। आखिर कैसे रहते थे राजा महाराजा, क्या क्या रखते थे। हाँ, बहुत अच्छा मौका मिला है। यहाँ कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं है।
वहाँ उन्हें आगे जाने पर 3 बड़ी संदूकें दिखाई देती है। ओह यार, देखो कितनी बड़ी संदूकें हैं। हाँ, लगता है इसमें कोई खजाना है। हाँ, फिर तो हम बहुत ही अमीर बन जाएंगे, सब लूट कर ले जाएंगे। हाँ हाँ, हम तो चोरी करने ही आए हैं। जस्ट किडिंग। चल इनको खोल कर देखते हैं, आखिर क्या है इनमें। वही हिमानी और हर्षित अभी कमरे में सब देख रहे थे कि अचानक उस कमरे के पर्दे में आग लग जाती है और सारा सामान आग की चपेट में आने से सब धू-धू करके जलने लगता है। दोनों चिल्लाने लगते हैं, भागो, यहाँ तो आग फैल रही है। जल्दी चलो बाहर, न जाने कैसे आग लग गई। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर आग लगा दी हो, वरना कैसे लगती। हर्षित और हिमानी भागते हुए वहाँ से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि कमरे का सारा सामान जल रहा था। जल्दी चलो, हमें सागर और यशिका को भी बताना होगा। तभी अपने सामने वाले गलियारे में दोनों देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा काला साया खड़ा है। वो दोनों डर के मारे चीखे मारने लगते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये साया तो उससे भी बड़ा और डरावना है। ये तो किसी इंसान का साया नहीं लग रहा है। हमें इस महल से निकलना होगा, जल्दी चलो यहाँ से। तभी महल में हर तरफ से हंसने की तेज आवाजें आने लगती है। हे भगवान, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और वो दोनों भागते हुए सीढ़ियों से नीचे चले जाते हैं। और वहीं सागर और यशिका ने जैसे ही संदूक खोली, उनमें से इंसानों के बहुत सारे कंकाल थे। वो दोनों जोर से चिल्लाते हैं और भागते हुए कमरे से बाहर आ जाते हैं। तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? क्या देखा तुमने? चलो यार, यहाँ से चलो। तुम दोनों भी काफी डरे हुए हो, क्या हुआ है? हमें जल्दी से इस महल से जाना होगा, यहाँ कुछ बड़ी गड़बड़ है। उस माली ने सही कहा था, यहाँ इंसान नहीं भूत है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। वहाँ उन संदूकों में इतने सारे इंसानों के कंकाल हैं और ऊपर महल के कमरे में अपने आप आग लग गई। और वहाँ हमने इतना बड़ा काला साया भी देखा। जल्दी बाहर चलो। घबराते हुए चारों महल से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी महल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वो चारों महल के बाहर माली से मिलते हैं, जो काफी डरावना लग रहा था। वहीं महल के अंदर जाने पर उनके साथ कुछ डरावनी घटनाएं होती है और हिमानी को वहाँ 2 साए भी दिखाई देते हैं और चारों घबराकर महल से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन महल के दरवाजे अचानक बंद हो गए थे और डर के मारे उनकी हालत अब बहुत बुरी हो गई थी। अब आगे हम सब अंदर फंस गए हैं, अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता। महल में इतनी सारी खिड़कियां हैं, किसी खिड़की से भाग चलते हैं। जल्दी चलो। वो लोग हर खिड़की पर जाते हैं, लेकिन अचानक सारी खिड़कियां भी बंद हो जाती है। वो चारों बहुत डर जाते हैं। मुझे तो लगता है ये सब उस माली ने ही किया है, उसी ने दरवाजा बंद किया होगा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। साल हो गए हैं। इसके बाद माली बाबा सबको महल की कहानी सुनाना शुरू करते हैं। 55 साल पहले महल के राजा अंगराज में बहुत घमंड था।
लेकिन वो अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजकुमारी भानुकला अपने पिताजी अंगराज के पास जाती है। पिताजी, आज मैं शिकार पर जाना चाहती हूँ, सिपाही चंद्र को मेरे साथ भेज दीजिए। हाँ पुत्री, अब तो तुम शिकार में माहिर हो गई हो, पर फिर भी ध्यान रखना, चंद्र तुम्हारी सहायता करेगा। जी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। भानुकला और चंद्र शिकार के लिए जंगल में चले आते हैं और तभी मौका पाकर भानुकला चंद्र को गले से लगा लेती है। अरे राजकुमारी जी, ये क्या कर रही हैं आप? ओह, अब बस भी करो, अब यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा। लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ता है, कहीं कोई हम पर नजर ना रख कर बैठा हो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं पहली बार आपके गले लग रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे पता है, हमारा प्यार तो 4 साल पुराना है, लेकिन सावधान भी तो रहना पड़ता है ना। लेकिन अब तो पिताजी मेरे विवाह की बात भी करने लगे हैं। अब कितने दिन छुपाना है ये सब? विवाह? ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। हाँ, मुझे किसी और की बनना भी नहीं है। कुछ सोचो ना, शिकार का तो बहाना था, असल में मैं तो आपसे बात करने आई थी। अगर मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा तो वो विवाह के लिए कभी नहीं मानेंगे। आखिर मैं उनके लिए तुच्छ सिपाही हूँ। तो हम भाग चलते हैं, अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। लेकिन पकड़े गए तो मौत को गले लगाना पड़ेगा। जीते जी मेरा विवाह किसी और से हो गया तो भी तो मौत को गले लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो आप ही की होकर मैं मौत को गले से लगा लूं। तो ठीक है, मैं जल्दी इस बारे में कुछ योजना बनाता हूँ। असल में सिपाही चंद्र और राजकुमारी भानुकला एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दुनिया की नजरों से दूर थे। आज का वादा याद है ना आपको? हाँ, मुझे याद है। रात को सबके सोने के बाद मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। देर मत करना, मैं रात भर आपका इंतजार करूंगी। पहले कभी देर की है जो अब करूंगा। बस जल्दी से विवाह कर लेते हैं, फिर छुपना छुपाना बंद होगा। ठीक है, बस कुछ दिन और इंतजार करो। चंद्र काफी बार रात के वक्त चुपके चुपके राजकुमारी भानुकला से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता था। अंगराज ने भानुकला के लिए एक राजकुमार ढूंढ लिया था, लेकिन एक रात मौका पाकर भानुकला और चंद्र महल से भाग गए और दूर किसी घर में रहने लगे। राजकुमारी जी, आपके लिए महल तो नहीं बना सकता, बस ये छोटा सा घर ही है। आपके साथ तो मैं इस घर में भी खुश रहूंगी, वरना तो वो महल भी कोठरी जैसा लगता था। यहाँ से चंद्र और भानुकला की जिंदगी की नई शुरुआत होती है। दोनों एक साथ बहुत खुश थे। वही महल में हाहाकार मच गया था। मेरे खास सिपाही चंद्र ने मेरे साथ विश्वासघात किया है और मेरी पुत्री ने भी। उन दोनों को जल्दी से ढूंढो और मेरे सामने लाओ। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैंने सारे सिपाहियों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया है। वो दोनों जहां चाहे भी छुप लें, जल्दी पकड़े जाएंगे। मुझे वो दोनों जिंदा चाहिए, किसी भी हाल में। उनकी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है, सिर्फ मेरे हाथों। ठीक है महाराज, जैसा आप चाहें। राजा अंगराज ने सिपाही चंद्र और अपनी पुत्री भानुकला को ढूंढने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीका अपना लिया था। वहीं चंद्र को खबर मिली कि राजा ने उसे ढूंढने के लिए हर तरफ सिपाही भेजे हैं और वो काफी परेशान था। क्या हुआ, आप काफी परेशान लग रहे हैं? हाँ भानुकला, मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे पिताजी ने हमारे लिए हर जगह सैनिक भेज रखे हैं। हे ईश्वर, अब तो ऐसा कुछ न हो। अब मेरे शरीर में ये नन्ही सी जान भी पल रही है। हमें कुछ भी करके खुद का बचाव करना होगा। तुम चिंता मत करो भानुकला, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मुझे ही क्यों, खुद को भी कुछ मत होने देना। आपके बिना मेरा क्या होगा? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक उपाय किया है। उपाय? मैं कुछ समझी नहीं। तभी चंद्रभान उसे घर के कमरे में लेकर जाता है और वहाँ जमीन पर छोटा आसन बिछा था। ये देखो, इस आसन को हटाओ। लेकिन यहाँ क्या है? भानुकला जैसी आसन उठाती है, नीचे एक छोटा दरवाजा। मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए जमीन में कोठरी बनाई है। जब भी कोई मुसीबत आएगी, तुम बिना कुछ सोचे समझे इसके अंदर छुप जाओगी। ठीक है, जैसा आप कहें, लेकिन आप भी मेरे साथ आइए। हाँ, मैं भी आऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें छुपना होगा, हमारी संतान की खातिर। ठीक है। आखिर कुछ महीनों बाद राजा के सिपाही उनके ठिकाने तक पहुंच गए। राजकुमारी भानुकला मौका पाकर उस कोठरी में छिप गई थी, लेकिन चंद्र और सिपाहियों के बीच घमासान लड़ाई होने के बाद चंद्र को बंदी बना लिया गया था। सिपाही घर में हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें घर में कोई नहीं मिलता। चंद्र, राजकुमारी जी कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें काफी वक्त पहले ही छोड़ दिया था। यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। ये तूने अच्छा नहीं किया, राजा तुझे इसके लिए घोर दंड देंगे। मुझे हर दंड मंजूर है, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। मुझे नहीं पता राजकुमारी कहाँ है। भानुकला वहाँ कोठड़ी में छिपी हुई अपने और अपने बच्चे की जान बचा रही थी।
वहीं चंद्र को बंदी बनाकर राजा अंगराज के सामने ले जाया जाता है। मेरी पुत्री कहाँ है? मैं तुम दोनों को साथ में ही ऐसी सजा दूंगा कि आने वाले 100 सालों तक दुनिया याद रखे। लेकिन मेरे मरने के बाद भी प्यार तो अमर रहता है महाराज। आप हमारे प्यार को कैसे खत्म करेंगे? अब मरने के बाद देखते हैं कि ये प्यार कितने सालों तक चलता है। महाराज, चंद्र के लिए क्या सजा है? इसे दीवार में चिनवा दिया जाए, वो भी जिंदा, ताकि ये तड़प तड़प कर मरे और दोबारा कोई प्यार ना कर सके। महाराज, हमने सिर्फ प्यार किया है और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया। तेरे जैसे तुच्छ प्राणी की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए थी कि तू मेरी पुत्री को देखे। इसीलिए इसकी दोनों आंखों में कील डाल दी जाए। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे प्यार करने की ऐसी सजा मिलेगी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। कदापि नहीं। ये सजा तुम्हें मरने के बाद भी याद रहेगी और तुम्हें प्यार से नफरत हो जाएगी। खून के आंसू रोएगा तू। नहीं महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अंगराज गुस्से की आग में चंद्र की एक नहीं सुनता और उसकी आंखों में कील डालकर जिंदा ही एक दीवार में चिनवा देता है और उस दीवार को पर्दे से ढक दिया जाता है। वहीं राजा अंगराज जगह जगह अपनी पुत्री भानुकला को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। उस दिन के बाद से चंद्र की आत्मा इस महल में भटकती है और उसे प्यार करने वालों से नफरत है, क्योंकि उसे प्यार करने की ऐसी भयानक सजा मिली थी। तो अब हम क्या करें बाबा, कैसे बचें? कुछ नहीं हो सकता। या तो तुम्हें इस महल में ही मरना होगा, नहीं तो जहां भी जाओगे वो साया तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। लेकिन दूसरा साया किसका है जो हर्षित के पीछे था? ये छोड़ो बाबा जी, अब हम क्या करेंगे? कोई तो उपाय होगा, बताइए ना। उपाय तो है, लेकिन कोई फायदा नहीं। हर कोई उपाय करते करते ही मरा है। लेकिन आप हमें बताइए, हम कोशिश तो करेंगे, वरना मौत तो होनी ही है। हाँ बाबा जी, मैंने भी वो उपाय करने की कोशिश की थी। लेकिन आप तो जिंदा है ना बाबा जी? ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं जिंदा हूँ? और तभी अचानक महल का दरवाजा खुल जाता है और वो चारों फिर से चौंक जाते हैं। आखिर महल का दरवाजा किसने खोला था? कौन था दरवाजे पर? और क्या वो चारों उस साये से पीछा छुड़वाने के लिए वो उपाय भी कर पाएंगे या नहीं? पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हर्षित और उसके दोस्त महल के अंदर फंस चुके थे। तभी बूढ़ा माली वहां आकर महल से जुड़ी सच्ची कहानी बताता है, जिससे पता लगता है कि राजकुमारी भानुकला और सिपाही चंद्र के बीच प्रेम संबंध होने की चंद्र को दर्दनाक सजा मिली थी और उसकी आंखों में कील डालकर उसे दीवार में चुनवा दिया था। वहीं अचानक महल का दरवाजा खुल जाता है और चारों चौंक जाते हैं। अब आगे दरवाजे पर हर्षित की माँ रानी पोटली पकड़े हुए खड़ी थी और वो माली अभी तक जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन इसमें भी एक राज छुपा था। मम्मी, आप यहाँ? मैंने तुझे मना किया था ना कि यहाँ नहीं आना। देख लिया ना कि क्या हश्र हुआ है। मम्मी, आई एम सॉरी, लेकिन आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ हूँ? मुझे बाबा जी ने सब बता दिया, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। आंटी जी, ये सब प्लान मेरा ही था, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था इस महल की ये कहानी है, वो तो इस माली बाबा ने बताया सब। कौन माली बाबा? ये यही तो खड़े हैं, हंस रहे हैं। पर यहाँ तो तुम चारों के अलावा कोई और नहीं है। मुझे यहाँ कोई माली बाबा नहीं दिख रहे। ये सुनकर वो चारों घबरा जाते हैं और तभी वो माली अचानक गायब हो जाता है। असल में वो माली नहीं, एक आत्मा थी। इसका मतलब वो माली भी मर चुका है। हम उसकी आत्मा से बात कर रहे थे। हाँ मम्मी, अब क्या करें? और आप ये पोटली क्यों लेकर आई हैं यहाँ? क्योंकि इसी पोटली को खोलने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं कुछ समझा नहीं मम्मी, आप भी तो मुझे पूरी बात नहीं बताती। तभी महल में तेज हवाएं चलने लगती है और डरावनी चीखों की आवाज आने लगती है। ये क्या हो रहा है? आंटी जी कुछ कीजिए ना, बाबा ने कोई उपाय बताया होगा। तभी अचानक महल के दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगते हैं और महल में हर तरफ सफेद धुआं निकलने लगता है।
ये अचानक से महल में धुआं कैसे आने लगा? मुझे लगता है कि वो उसी बुरे साये की आने की निशानी है। देखो, महल का दरवाजा खुला है, जल्दी से बाहर भागते हैं। सभी दरवाजे के पास भागने लगते हैं। तभी दरवाजे पर आग लग जाती है और फिर से महल में हंसने की भयानक आवाजें आने लगती है। वहीं सीढ़ियों के ऊपर उन्हें वो बड़ा साया दिखाई पड़ता है। देखो, ये वही साया है जो पहले गलियारे में देखा था। कितना बड़ा है! ये तो मेरे पिताजी का साया है। तभी वो साया हर्षित के पास आता है और उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, पिताजी छोड़ दीजिए, ये मेरा बेटा है, बचाओ! आह! हर्षित नहीं! तभी अचानक से वो साया गायब हो जाता है और हर्षित जमीन पर गिर जाता है। वो जैसे ही खड़ा होता है वैसे ही हर्षित के पीछे दूसरा छोटा साया उमड़ने लगता है। छोड़ दो मेरे बेटे को, इससे गलती हो गई माँ, इसे माफ कर दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। रानी की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मम्मी क्या कह रही हो आप माँ क्यों कह रही हो? हाँ बेटा, ये मेरी माँ ही है, भानुकला। क्या? लेकिन मैं क्यों नहीं देख पाता इस साये को? ये हमेशा तेरे पीछे रहता है बेटा। ये साया तेरी नानी भानुकला का है। भानुकला आपकी माँ थी? हाँ, और ये सब सामान मेरे पिताजी ने ही भेंट स्वरूप मेरी माँ को दिया था। लेकिन मेरे पिताजी की दर्दनाक मौत के बाद उनकी रूह इस महल में भटकने लगी, लेकिन माँ उनके लिए कभी वापस नहीं आई। और वहीं कुछ समय बाद मेरा जन्म हुआ था। लेकिन मेरे पिताजी का साया मेरी माँ को परेशान करता था और एक दिन मेरी माँ की भी मौत हो गई। लेकिन मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे कहा था कि मुझे ये सामान पवित्र उपाय करके बांध कर रखना होगा। अगर किसी ने भी सामान खोला तो वो साया फिर से तड़प उठेगा। और हर्षित, ये काम तूने कर दिया। लेकिन मम्मी मुझे नहीं पता था। अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम इन सब से छुटकारा कैसे पाएंगे? तभी वो साया हर्षित के शरीर में प्रवेश कर जाता है। हर्षित की आवाज के साथ एक औरत की आवाज आने लग जाती है। ये अच्छा नहीं किया हर्षित ने, बहुत बड़ी गलती कर दी। माफ कर दो माँ, मेरे बेटे को माफ कर दो, इसे छोड़ दो। सभी लोग बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। लगता है कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। तभी हर्षित भागते हुए ऊपर जाने लगता है और वो उस कमरे की तरफ जाने लगता है जहाँ आग लगी थी। सभी लोग हर्षित के पीछे भागते हैं। ये हर्षित कहाँ जा रहा है? ये साया इसे कहाँ लेकर जा रहा है? मुझे नहीं पता। हे भगवान, ये तो उसी कमरे की तरफ जा रहा है जहाँ आग लगी थी। वो कमरा तो जलकर खाक हो चुका है। माँ छोड़ दो मेरे बेटे को, मैं हाथ जोड़ती हूँ माँ। तभी हर्षित उस कमरे में चला जाता है। सब लोग देखते हैं कि वो कमरा कहीं से भी जला हुआ नहीं था, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले था। हिमानी, तुम तो कह रही थी ये कमरा जला हुआ है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ जला हुआ था, मैंने और हर्षित ने खुद अपनी आंखों से देखा था। तभी हर्षित चिल्लाते हुए दीवार से वो बड़ा सा पर्दा हटा देता है। सब देखते हैं कि पर्दे के पीछे की दीवार बाकी दीवारों से अलग थी और उसमें से खून बह रहा था। इस दीवार से तो खून बह रहा है, ये किसका खून है? मुझे लगता है ये वही दीवार है जहाँ पर चंद्र को चिनवाया गया था। हाँ, वही है। ये दीवार सब दीवारों से अलग है और इसे ढका हुआ था। लेकिन ये हर्षित क्या कर रहा है? तभी हर्षित एकदम से पीछे हटता है और जोर से आकर दीवार में धक्का लगाता है। नहीं, छोड़ दो मेरे बेटे को, उसे चोट मत पहुंचाओ। आखिर आपकी माँ का साया क्या करवा रहा है हर्षित से? कुछ समझ नहीं आ रहा। आज मेरी माँ ही मेरे बेटे की दुश्मन बन गई है। वो बार बार दीवार में धक्का देता है जिससे दीवार टूट जाती है। उस साये की वजह से हर्षित में बेइंतहा शक्ति आ गई थी। वो जल्दी जल्दी दीवार की मिट्टी खोदने लगता है और तभी उसमें से एक कंकाल निकलता है जिसकी आंखों में अभी तक कीलें गड़ी हुई थी। ये तो मेरे पिता का कंकाल है, उनकी आंखों में ही कीलें डाली गई थी। हाँ आंटी जी, उस माली बाबा के आत्मा ने भी यही बताया था। हर्षित उस कंकाल को बाहर निकालकर जमीन पर रख देता है। तभी उस कमरे में हर चीज नीचे गिरने लगती है और मशाले भी हवा में उड़ती हुई नीचे गिरती है। ये सब क्या हो रहा है? धरती हिलने लग गई है। लगता है वो साया नाराज हो गया है, महल की दीवारें टूट रही है। माँ छोड़ दो मेरे बेटे को, आज क्यों इसकी जान लेने पर तुली है? आप भी तो एक माँ ही थी, कुछ तो सोचिए। हमें इस कमरे से निकलना होगा वरना हम जलकर खाक हो जाएंगे। नहीं, मैं मेरे बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ। आंटी जी चलिए, आपका बेटा अब आपका बेटा नहीं रहा, उसके अंदर भानुकला की आत्मा है। नहीं नहीं, मैं मेरे बेटे को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं भी हर्षित को छोड़कर नहीं जा सकती, तुम दोनों चले जाओ। तभी सागर और याशिका उस कमरे से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और दरवाजे पर आग। ओह शिट, हम फंस गए यहाँ। आज हम भी इस कमरे में जलकर खाक हो जाएंगे। तभी हर्षित
रानी के हाथ से वो पोटली लेता है और उसमें से कपड़े निकालकर उन्हें कंकाल पर रख देता है और एक मशाल से उस पर आग लगा देता है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी जैसे वो कंकाल और कपड़े जलने लगते हैं, महल में भयानक भूतहा आवाजें आने लगती है। तभी तेज झटके के साथ उस कमरे का दरवाजा खुलता है और वो भयानक बड़ा साया भागते हुए उस आग में कूद जाता है और तभी हर्षित भी बेहोश हो जाता है। हर्षित बेटा, क्या हुआ तुझे? उठ उठ ना, आंटी जी देखो सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ हिमानी, वो साया भी जलकर खत्म हो गया। तभी कमरे में सारी आग बुझ जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है और उसी वक्त वहाँ भानुकला की आत्मा आती है। माँ, मुझे लगा था आप मेरे बेटे की जान ले लेंगी। मैं तो सिर्फ उसकी जान बचा रही थी। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा कि मेरी माँ मेरे बेटे की जान की दुश्मन बन गई है। और तभी भानुकला की आत्मा मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है और उस कंकाल के साथ वो कपड़े जल जाने से उस भयानक साये का भी नाश हो जाता है। भानुकला हर्षित की जान लेने नहीं बल्कि उसका बचाव करने आई थी। आंटी जी, मुझे भी यही लगा कि वो साया हर्षित को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। भानुकला ने ही हर्षित की जान बचाई है। अब तक हर्षित को भी होश आ गया था। हर्षित बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, लेकिन क्या सब कुछ ठीक हो गया है? हाँ बेटा, चलो सब जल्दी से यहाँ से चलो। तो सब लोग महल से बाहर चले जाते हैं। तभी हर्षित जाते हुए उस बगीचे के अंदर जाकर देखता है जहाँ उन्हें माली दिखाई दिया था। क्या कर रहे हो हर्षित बेटा? माँ, मैं देखना चाहता हूँ कि माली की आत्मा यहाँ क्या कर रही थी। तभी हर्षित देखता है कि वहाँ जमीन में एक कब्र खुदी हुई होती है जिसमें एक कंकाल पड़ा था। ये कंकाल उस माली का ही होगा, वो अपनी ही कब्र में से निकला था। अब चलो जल्दी यहाँ से, और खबरदार जो दोबारा ऐसी किसी जगह पर गए। खैर, सब लोग वहाँ से सही सलामत और जिंदा वापस चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरी जिंदगी का एक सबक मिल गया था कि कुछ महल के रहस्य जानलेवा भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको महल के रहस्य की ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।